वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ है और जैसा कि मैंने आगाज में जिक्र किया था कि आज हम बात करेंगे डेंगू के वार के हवाले से। ये बढ़ते जा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एक दफ़ा फिर से यही नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लोग हैं और डेंगू बुखार में लोग मुब्तला हो रहे हैं। क्या ये एक सीज़न फिर से आया है? जैसे हम बात करते हैं हर 2 साल बाद या 1 साल बाद इजाफा होता है इन मरीज़ों का, या फिर हम अपनी कोई कोताही कर रहे हैं, या फिर सैलाब के पानी की वजह से बहुत ज़्यादा बहुतात हो रही है इन मच्छरों के हवाले से। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान हमारे साथ जो लाइन पे मौजूद हैं, डॉक्टर जमान खान साहब, मेंबर डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है। इनको वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त का। फिर ये फरमाइएगा कि जो डेंगू एडवाइजरी के जिस इदारे से आप वाबस्ता हैं, ये किस तरह से काम करता है, कुछ इसके बारे में बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपकी मालूमात में होगा कि 2011 के अंदर पंजाब में एक बहुत बड़ी डेंगू की आउटब्रेक आई थी। जी बिल्कुल। और उस वक्त मतलब अस्पतालों में जो रश था और हजारों नहीं लाखों लोग उससे मुतासिर हुए थे। तो उस वक्त पंजाब हुकूमत ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जिसका मकसद ये था कि जो पंजाब भर के अंदर डेंगू के इलाज के लिए एक तो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बनाई जाएं, और फिर उसके बाद ये है कि जो जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको ट्रेन किया जाए डेंगू के इलाज के लिए। तो मैं 2011 से डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के साथ मुंसलिक रहा हूँ। जी ठीक है। तो सर ये जो हमने बाकायदा एक सिलसिला शुरू किया, जिस हम 2011-2017 का वो सारा देखते हैं मामला कि केसेस बहुत ज़्यादा आए, फिर लोगों को अवेयरनेस मिली, एजुकेट किया गया, लोगों ने भी एहतियात की, फिर वो ग्रेजुअली कम भी होते नज़र आए। बट अगेन अभी ये बहुत ज़्यादा बहुतात नज़र आ रही है पाकिस्तान भर में, ख़ासतौर पर सिंध के हवाले से बात करें, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करें, कराची के हवाले से बात करें, जनूबी पंजाब के हवाले से बात करें, बहुत ज़्यादा केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। देखिए इन इलाकों में तो एक वाज़ेह वजह यह है कि चूंकि ये सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, अब जो डेंगू वायरस है इसका ये मच्छर के जरिए से फैलता है। तो जहाँ जहाँ मच्छर की अफजाइश ज्यादा होगी वहाँ पे इसके केसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। और ये मच्छर जो है ये जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो, थोड़ा सा पानी भी इकट्ठा हो और वहाँ पे खड़ा रहे, तो ये मच्छर जो है ये वहाँ पे इसकी अफजाइश हो सकती है और ये फैल सकता है। तो जिन इलाकों में तो सैलाब आया वहाँ पे बहुत सारे केसेस डेंगू के आ रहे हैं, उसके साथ साथ मलेरिया भी। अगरचे ये दोनों बीमारियां दो मुख्तलिफ मच्छरों के जरिए से फैलती हैं, मगर जहाँ भी पानी होगा वहाँ पे मच्छरों की अफजाइश ज्यादा होगी और ये बीमारियां फैल रही हैं। चले इन इलाकों में तो हम ये कह सकते हैं कि सैलाब की वजह से और ज्यादा बारिशों की वजह से ये हो रहा है, मगर आप ये देखिए कि पंजाब में भी, लाहौर में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इन जगहों के ऊपर भी डेंगू के केसेस काफी देखने में आ रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह हमने जो पहले से देखा और दुनिया भर में देखा गया कि अक्सर ये जो मच्छर होता है ये घरों के अंदर मौजूद होता है, और अगर घरों के अंदर पानी खड़ा रहे तो उसमें इनकी अफजाइश जो है वो ज्यादा होती है। तो जो हम जानते हैं कि एक वक्त था जब बहुत सेंसिटाइजेशन की, मगर आपको पता है कि ये भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है कि लोगों को बार बार ताकीद की जाए, बार बार बताया जाए कि ये मच्छर किस तरह से इसकी अफजाइश होती है। तो अगर घरों के अंदर, घरों की छतों में, अगर आप घरों में कूलर हैं, जो वाटर कूलर हैं, उसके अंदर पानी खड़ा है, वॉशरूम के अंदर अगर कहीं पे पानी खड़ा है, तो थोड़ा सा पानी भी खड़ा हो तो उससे ये मच्छर जो है उसमें ग्रो कर सकता है और ये फिर जो बीमारी जो है वो फैला सकता है। तो मेरा ख्याल है इन इलाकों के अंदर इसकी एक फैलने की वजह ये भी है कि घरों के अंदर या घरों के इर्द गिर्द जो पानी खड़ा होता है, अगर उसमें एहतियात ना की जाए, उसका सद्देबाब ना किया जाए, तो फिर ये डेंगू वायरस जो है मच्छरों के जरिए से फैलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और गाइड करें यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, अपने घर का रैम्प धोते हैं और खुला पानी इस्तेमाल होता है, पानी पॉकेट्स में जाता है, छोटे मोटे गड्ढे खड्डे जो बने होते हैं, या स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, एक जगह पानी रुक जाता है,
घर की गाड़ी वॉश की आपने या गाड़ियों को बाहर मुलाजिम धो रहा है, खुला पानी इस्तेमाल हो रहा है, वो पानी भी बहुत जल्दी ड्रेन नहीं होता। फिर घर की जो क्यारियां हैं, जो पौधे हैं, वहां पे भी हम पानी बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता कि हमने कितनी मिकदार में और कब पानी लगाना है, वहां पे भी पानी भरा रहता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो सर इस बारे में भी आगाह कीजिए। घर के गैरेज हो, घर की क्यारी हो, बाग हो, लॉन हो, आपके जो सामने का जो पैसेज है घर के आगे जहां पे आप धो रहे हैं गाड़ियां, या इस तरह से जो पानी खड़ा होता है, कितना ड्यूरेशन चाहिए इसको ग्रो करने के लिए इस मच्छर को कि वो पानी इतनी देर खड़ा रहे तो ये मामलात हो सकते हैं, या फौरी उसको ड्रेन करना चाहिए? असल में तो अगर ये पानी जो है वो 24 से 48 घंटे इससे ज्यादा मुद्दत के लिए खड़ा रहे तो ये काफी है इस मच्छर की अफजाइश के लिए। इसीलिए कहते ये हैं कि किसी जगह पे भी पानी जो है वो 24 से 48 घंटे से ज्यादा खड़ा ना रहे। तो अगर आपने क्यारियों में भी इतना पानी डाल दिया है कि वो 24 घंटे लग गए हैं कि वो पानी वहां से जस्ट नहीं हो रहा, तो फिर ऑब्वियसली वो मच्छर की अफजाइश के लिए काफी है। एक और चीज जो होती है, यानी देखिए इसमें पानी में तो हमें थोड़ा सा ये भी एहतियात करनी चाहिए कि पानी का बेदरेग इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम गाड़ियों को धोते हैं, मेरा ख्याल है 1 बाल्टी पानी काफी है गाड़ी को धोने के लिए। अब उसका खुला इस्तेमाल करना, ये तो पानी भी जाया करने वाली बात है। और फिर हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों के ऊपर ड्रेनेज का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि जी अगर पानी बाहर गली में चला भी गया तो वहां से ड्रेन हो जाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। एक और चीज जिसको लोग अक्सर निगलेक्ट करते हैं वो ये है कि छतों के ऊपर बाज़ औक़ात जो ड्रेन्स हैं छतों पे वो पत्तों की वजह से या किसी और वजह से वो क्लॉग हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और फिर उसके बाद छतों के ऊपर पानी खड़ा होता है। तो कई घरों में ऐसी छतें होती हैं कि लोग वहां पे फ्रीक्वेंटली विजिट भी नहीं करते, उन्हें पता भी नहीं है कि अगर ऊपर पानी खड़ा है या ऊपर मच्छर ग्रो कर रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको लोगों को देखना चाहिए कम से कम आजकल के दिनों में कि कहीं वहां पे तो पानी नहीं खड़ा। फिर एक ये है कि पानी की टैंकियां, बाज़ औक़ात ऐसा देखने में आता है कि पानी की जो टैंकियां हैं या बर्तन है वो ढका हुआ नहीं होता, तो अगर वो खुला होगा तो उसके अंदर भी ये मच्छर ग्रो करेगा। या बाज़ औक़ात ढक्कन वगैरह के ऊपर या ऐसी छोटी चीजें, मिसाल के तौर पे जो आम इस्तेमाल का आप ये देखिए कि डिस्पोजेबल कप है जी, अगर ये कप भी कहीं पे पड़ा हुआ है और उसके अंदर बारिश के बाद कुछ पानी आ गया और वो खड़ा है, तो ये मच्छर की अफजाइश के लिए काफी होता है। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है। ये मच्छर अमूमन बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने घर और अपने आसपास के घर वालों को ताकीद कर सकें और वो इस एहतियात कर लें, तो कम से कम आपके इलाके के अंदर ये मच्छर नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि ये बहुत दूर से उड़ के इलाके या घर में ये मच्छर नहीं होगा अगर हम इंडिविजुअली अपनी ये कोशिश करनी शुरू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसी भी हैं डॉक्टर साहब कि जैसा पानी की कमी है और पूरे पाकिस्तान में अब ये सूरत हाल नजर आती है, घरों में स्टोर कर लिया जाता है पानी, किचन हो या टॉयलेट हो, वॉशरूम्स हो, बाथरूम्स हो, उनमें पानी स्टोर किया जाता है। उनको ढक के रखना चाहिए। अगर वो 2-3 दिन भी पड़ा रहे स्टोर किया हुआ पानी तो ठीक है, अदरवाइज वो अगर पानी खुला पड़ा है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं है, तो वो नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। देखिए हमारे यहाँ जरूरत है इस चीज की। कई जगहों पे पानी की तरसील में मसला होता है, तो डेफिनेटली लोगों को स्टोर करना पड़ता है। स्टोर कीजिए। अगर आपने किचन में रखा है किसी बर्तन के अंदर तो उसको ढक दीजिए। इसी तरह से वॉशरूम के अंदर बाल्टियों में पानी रखा होता है, उसको ढक के रखना बहुत जरूरी है। अगर वो खुली पड़ी है 24 घंटे से ज्यादा तो फिर वो बहुत आसान जगह है मच्छरों के लिए ग्रो करने की। ठीक है। इवन कमोड का जो शटर है वो बंद करके रखें, उसको आप खुला ना रहने दें, ये भी एहतियात हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। आप ये देखिए कि मैंने आज से कुछ साल पहले जब केपीके के अंदर बहुत सारे केसेस आए और मुझे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनवाइट किया कि हम वहाँ पे डॉक्टर्स को ट्रेन करें, तो वहाँ पे जो मेरा इंटरेक्शन हुआ उससे पता चला कि वहाँ पे एक बड़ी वजह इसके फैलने की यही थी कि लोगों ने जो पानी था उसको स्टोर किया इस्तेमाल के लिए, जो कि जरूरत थी वहां पे, मगर इसका एहतमाम नहीं किया गया कि उसको अच्छी तरह से ढक के रखा जाए, और वो बड़ी वजह बनी वहां पे बहुत सारे केसेस। जी, ये छोटी छोटी चीजें अगर इनको एहतियात किया जाए तो बचत हो सकती है। सर एक चीज और बताइए, आम फहम यही है कि ये कहा जाता है कि ये जो डेंगू जो है, जो काटता है, जहाँ पे वार करता है, ये आपके टांगों के नीचे वाले जो हिस्से हैं वहां पे है। एक तो इसकी तस्वीर फरमाइए। दूसरा ये कि जो आपके नेकेड बाजू हैं, हाफ स्लीव है, आपकी गर्दन नेकेड है, आपका फेस नेकेड है, क्या ये वहां पे भी डंक मार सकता है? इसके बारे में रहनुमाई दें। देखिए इसमें होता ही है कि जो ये जो मच्छर है, इसमें जो मादा मच्छर होती है अमूमन उसको
ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए कुछ इंसानी प्रोटीन्स की जरूरत होती है जी। और ये जो इंसानी प्रोटीन्स होती हैं ये वो खून के जरिए से हासिल करता है मच्छर। तो बेसिकली तो खून जहां पे भी मौजूद होगा और जो भी एक्सेसिबल हिस्सा है वहां पे ये मच्छर काटता है। तो अमूमन चेहरा, गर्दन, हाथ और बाजू अगर वो ढके हुए नहीं है, पाँव, इन सब हिस्सों के ऊपर वो काट सकता है और जहां से भी उसको खून मुयस्सर आए वो खून जो है वो उस तक कर लेता है। ठीक है। तो ये कोई एक खास हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसमें खुसूसी एहतमाम होना चाहिए कि जब आप बाहर निकलें और या ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप सहन में बैठे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मच्छर वगैरह मौजूद हैं, दो चीजों का जरूर एहतमाम करें। एक तो ये है कि गैर मतलब हाफ स्लीव नहीं पहने, फुल स्लीव पहने और पाँव जो हैं अगर आपने सॉक्स पहनी है तो बेहतर है, लेकिन अगर बिलफर्ज आजकल गर्मियां हैं नहीं पहनी होती, पाँव हाथ अगर ये ढके हुए नहीं है तो फिर इस पे मॉस्किटो रिपेलेंट जो है वो जरूर लगा के रखें। ठीक है। ये इसका इस्तेमाल जो है आजकल के दिनों में बहुत जरूरी। अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं कि नारियल का जो ऑयल है, कोकोनट ऑयल, आप वो भी लगा के रखें और रिपेलेंट वो तो खैर आपने बताया बहुत जरूरी है। इन दोनों चीजों का कोई मवाजना है, ये बात ठीक है? असल में देखिए कई चीजें ऐसी हैं जो कि लोकली लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, थाईलैंड वगैरह के अंदर भी लोगों ने इस्तेमाल की। इसमें याद रखने की बात यह है कि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। तो या तो इसके ऊपर कोई वाज़ेह साइंसी तहकीक मौजूद हो जो ये साबित करे कि जी ये वाकई ही इफेक्टिव है मच्छर के काटने से बचाने के लिए, फिर तो ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है हमें इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। कोई चीज ऐड ऑन है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं वो टेस्टेड हैं कि वो वाकई मच्छर को काटने से रोकते हैं। ठीक है। और सर टाइमिंग्स क्या होती हैं? जो कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग ये बहुत ज़्यादा फ्लाई करता है और ये आपको उस वक्त इफेक्ट कर सकता है, या मगरिब का जो टाइम है उस वक्त इफेक्ट कर सकता है, ये बात दुरुस्त है? वैसे ध्यान में रखना चाहिए कि ये काट किसी भी वक्त सकता है, मगर अमूमन इसके निकलने का और फिरने का जो वक्त है वो ज्यादातर ये है कि सुबह के अर्ली औकात, सूरज निकलने के बाद का जो वक्त होता है, और शाम का वक्त। आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे यहाँ असर का वक्त होता है, असर के वक्त से लेके गुरूब आफ्ताब तक, ये वो वक्त है जिसके अंदर ज्यादा इसके इम्कानात होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाद वाले वक्त के अंदर वो नहीं काटेगा। वो रात में भी अगर फिर रहा है तो वो काट सकता है, मगर ये वो औकात हैं जिसमें ये ज्यादातर काट, जो इनके लिए ज्यादा इफेक्टिव हैं खास तौर पर। अच्छा सर, जो इस वक्त स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपके पास क्या आ रहे हैं कि कितने लोग मुतासिर हो चुके हैं, या अब तक जो इफेक्टीज हैं उनमें से कितने रिकवर हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में सिचुएशन अगर हमने नापने आपकी एहतियात की तो क्या वर्स्ट हो सकती है, इस बारे में आगाह कीजिए प्लीज। में थोड़ा सा ये है कि चूंकि मैं आजकल तहकीक के सिलसिले में स्कॉटलैंड हूँ, ज्यादा वक्त मेरा वहां पे गुजर रहा है। अच्छा। मैं बहुत ज्यादा अप टू डेट नहीं हूँ ठीक है के बारे में, मगर मैंने न्यूज के अंदर देखा है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा केसेस हैं, स्पेशली सिंध के अंदर और वहाँ पे जो अर्बन एरियाज हैं और जहाँ पे ये फ्लड आया वहाँ पे ये केसेस जो हैं, मैं ये देख रहा था कि कोई 2 हफ्ते के अंदर कोई 1000 से ज्यादा डेंगू के केसेस हैं और इसी तरह से कोई 3000 के करीब मलेरिया के केसेस जो हैं वो वहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है। अच्छा सर, जो गवर्नमेंट लेवल पे है और जो प्राइवेट अपने तौर पे कोशिशें कर रही हैं, एनजीओज या वो लोग जो फलाही इदारे हैं जो खुद इनिशिएट करके लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उनकी अब तक की कार्रवाइयां क्या हैं, लोगों को क्या एजुकेट किया गया है, उसके बारे में डिटेल्स होंगी आपके पास? के अंदर भी डेफिनेटली ये होता है। आप ये देखिए कि एक वक्त था जब हमारा पूरे का पूरा फोकस भी डेंगू के ऊपर था, तो वो तो आई टोटली एग्री कि उस वक्त शायद ये एजुकेशनल एक्टिविटीज और ये सारे का सारा बहुत आसान था। इस वक्त आप ये देखिए कि एक क्राइसिस के बाद दूसरे क्राइसिस के अंदर हम घिरे हुए हैं, और जो हुकूमत को इस वक्त या हुकूमती इदारों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, मगर जो हमारी मिसाल के तौर पे जो डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की गाइडलाइंस होती हैं और जो हुकूमत पंजाब की गाइडलाइंस होती हैं, उसके मुताबिक वो जितनी एक्टिविटीज चाहिए हैं डेंगू को रोकने के लिए, उसमें कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि हमारे पब्लिक हेल्थ का जो स्टाफ है वो उसके अंदर करता है, और वो ये होता है कि आप सर्वे करते हैं कि मच्छर की अफजाइश कितनी हो रही है, किन किन जगहों के ऊपर हो रही है, और वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सर्वे करते हैं। वो घरों के अंदर भी सर्वे करते हैं, वो सर्वे तालीमी इदारों के अंदर भी होते हैं जी। ये सर्वे जो है वहाँ पे हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ मच्छर की अफजाइश वहाँ पे उनको नजर आती है वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको सोर्स को क्लियर करते हैं। दूसरा ये होता है कि फिर कुछ टारगेटेड अप्रोचेज हैं,
जी। जो डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है और जो पंजाब गवर्नमेंट है, आपको पता है कि केसेस को मॉनिटर करने के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से एक डैशबोर्ड बनाया गया है जहां पे इन रियल टाइम केसेस अपडेट हो रहे होते हैं। तो जहां पे भी पंजाब के अंदर कोई केस आएगा वो वहां पे अपडेट होगा। तो फिर उसमें ये होता है मरहलावार कि अगर ये केसेस पहले तो जब आता है तो उस पर सिर्फ शक होता है कि शायद ये डेंगू का केस हो, मगर टेस्ट होने के बाद वाज़ेह होता है कि ये डेंगू है या नहीं है। मगर जैसे ही डेंगू का केस कंफर्म होता है तो चूंकि उसका एड्रेस और वो कॉन्टेक्ट नंबर होता है तो फिर वो उस एरिया को में राब्ता किया जाता है और उस एरिया के अंदर जाके एक तो दोबारा सर्वे किया जाता है कि यहाँ पे मच्छर तो नहीं है, और अगर हो तो फिर उसके तदारुक के लिए जो इकदाम है वो जरूरी होते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो कि अभी भी इन प्रैक्टिस हैं। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक अवेयरनेस के लिहाज से शायद अभी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जैसे टेलीफोन के ऊपर आप जब भी कॉल करते हैं, मेरा ख्याल है जिस जोर शोर के साथ कोरोना के लिए, कोविड के लिए मेहनत की गई, उसी तरह से कुछ इन बीमारियों के लिए इंक्लूडिंग डेंगू जो आजकल चल रहा है, इस पर थोड़ी सी मजीद मेरा ख्याल है उसको बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है सर, जैसे आप फरमा रहे हैं हम लोग डरते तो हैं डेंगू से लेकिन एहतियात नहीं करते, जो कि पहली सबसे अहम चीज़ है। अगर ये किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं नताइज। दूसरी चीज़ सर ये फरमाइएगा कि फ्यूमिगेशन हम अगर माजी में देखते हैं तो बहुत फ़ायदा भी हुआ इसका, लेकिन अभी उस तरह से नज़र नहीं आ रही क्योंकि दोबारा से बहुत सर उठा रही है यही वबा। तो ये बताइए कि अभी फ्यूमिगेशन के लिए प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि अब तक तो हो जानी चाहिए थी जितने केसेस सामने आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ये होता है फ्यूमिगेशन का, देखिए हर चीज़ के फायदे भी हैं और नुकसान जी। फ्यूमिगेशन जो होता है, इसको अगर जनरली फ्यूमिगेशन की जाए तो ये रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं और उसका फायदा नहीं होता और लोगों के लिए नुकसानदेह है, सेहत के लिए नुकसानदेह है, सांस का मसला और ये चीजें। इसके अंदर होता यह है कि ये टारगेटेड फ्यूमिगेशन होती है। अच्छा, फिर फ्यूमिगेशन का फायदा कुछ मच्छरों के केसेस में ज्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर मलेरिया है तो मलेरिया का मच्छर जो है वो दीवारों के ऊपर, इन जगहों के ऊपर बैठेगा और ये वो एक्सेसिबल जगह हैं जहाँ पे आप फ्यूमिगेशन करेंगे और वो जो है ये मच्छर मर जाएगा। जो डेंगू का मच्छर होता है उसके केस के अंदर ये उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। तो अगर फ्यूमिगेशन हो जो की भी जाए तो वो टारगेटेड होती है कि जहाँ पे केसेस आ रहे हैं वहां पे। लेकिन उसमें भी मैं ये वादे करना चाहता हूँ कि आप फ्यूमिगेशन कर लें तो उस वक्त जो मच्छर हैं वो तो मर जाएंगे, लेकिन अगर सोर्स वहां पे एग्जिस्ट करती है तो वो अगले दिन फिर उतने ही मच्छर आ जाएंगे। तो आप रोजाना तो फ्यूमिगेशन नहीं कर सकते। इसलिए जो एम्फेसिस होता है वो ये होता है कि आप सोर्स रिड्यूस करें, सोर्स एलिमिनेट करें। ठीक है। तो ये वो एक्टिविटी है जो कि डेफिनेटली की जा रही है। ठीक है। अच्छा सर, ये भी फरमाएगा कि जो एज ग्रुप है सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा होता है? आदर वो बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है ये डेंगू? अमूमी तौर पे, और हमारे यहाँ भी ये देखने में आया है कि जो ज्यादातर ये एडल्ट को, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये मुतासिर करता है और मेल्स में ये ज्यादा होते हैं, यानी मर्द हजरात में इसके ज्यादा इम्कानात होते हैं फीमेल्स के मुकाबले में। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक वजह ये भी होती है कि वो ज्यादा एक्सपोज होते हैं। तो ये वो एज ग्रुप है जिसमें ज्यादा केसेस आते हैं। लेकिन इसमें भी ये होता है कि हमारे यहाँ जब ये बीमारी शुरू में आई थी तो उस वक्त बच्चों के अंदर इसके जो केसेस थे वो बहुत कम थे, मगर अब एग्जिस्टिंग जो हैं वो केसेस वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी तादाद में भी इजाफा हमें नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा सर, जो आम बुखार है, बल्कि इस तरह से करते हैं हम यहाँ से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली जो डेंगू बुखार है इसकी अलामात क्या जाहिर होना शुरू हो जाती हैं? वैसे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें अब ये भी समझ लग गई है कि पहले ये सिम्टम्स आते थे तो लगता था कि डेंगू है, अब वो सिम्टम्स नहीं, कुछ और सिम्टम्स आने लग गए हैं, उससे पता चल रहा है कि डेंगू है। और समटाइम्स लोगों को पता नहीं चल रहा कि डेंगू ही उनको हुआ है अनलेस और अनटिल वो जाके टेस्ट ना करवाएं। तो इस पे भी रहनुमाई फरमाइए। हाँ, अच्छा, जो डेंगू बुखार है वो आपको पता है कि एक वायरल बुखार है और बहुत सारे और वायरल बुखारों की तरह उसमें होता ही है कि बुखार होता है। ये बुखार तेज बुखार भी हो सकता है, अमूमन 2 से 10 दिन का बुखार होता है, बहुत ज्यादा अर्सा ये बुखार नहीं चलता। इसके साथ ही होता है कि जिस्म में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों में, पट्टों में दर्द की शिकायत होती हैं।
और फिर बाज़ लोगों के अंदर जो है वो जिस्म के ऊपर कोई धब्बे या निशानात वगैरह बन सकते हैं। चंद फीसद लोगों की ऐसी होती है जिसमें खून का रिसना, मिसाल के तौर पे दांतों से, नाक से खून का रिसना या जिस्म पे खून के धब्बे वगैरह जो है बनना, तो ये वो अलामात हैं जो कि डेंगू बुखार की होती हैं। लेकिन इसमें लोगों को ये समझना चाहिए कि अमूमी तौर पे, चूंकि इनमें से बहुत सारी अलामात आपने देखा होगा कि कभी गला भी खराब हो, फ्लू हो, तो भी आपको बुखार हो सकता है, जिस्म में दर्द वगैरह, ये अलामात आ जाती हैं। तो ये उस बाकी बुखारों से बहुत मिलता जुलता होता है। तो उसमें फिर होता ये है कि हम उसमें सबसे पहले जो टेस्ट करवाते हैं उसको हम सीबीसी टेस्ट कहते हैं। एग्जैक्टली। सीबीसी टेस्ट जो है वो खून के अंदर मुख्तलिफ किस्म के खुलियों की मिकदार को, उनकी तादाद को देखता है। तो डेंगू बुखार के अंदर अमूमन ये होता है कि हमारे सफेद खुली होते हैं या जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स, ये वो छोटे खुलिये होते हैं जो कि खून को जमाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इनकी तादाद में जो है वो कमी आना शुरू होती है। उसको देख के फिर हमें ये लगता है कि हाँ जी, इसको हम कहते हैं प्रोबेबल केस जी, ये डेंगू का मुमकिना केस है। और फिर उसके बाद हम जो डेंगू का टेस्ट है वो कंफर्म करने के लिए टेस्ट किया जाता है, और अगर उसके ऊपर आ जाए तो फिर हम ये कहते हैं कि ये कंफर्म केस है डेंगू का। यहाँ मैं एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूँ, वो ये है कि डेंगू के बुखार की आम तौर पे दो बड़ी इकसाम है। एक आम डेंगू बुखार है जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा पेचीदगियां नहीं होती, 2 से 10 दिन तक रहा, ये खुलिये कुछ कम हुए, मरीज ने पेनाडोल ली, अपना फ्लूइड इनटेक वगैरह ठीक रखा, आराम किया, और उसके बाद ये बुखार खुद ब खुद ठीक हो जाता है। जो खुलियों की तादाद कम हुई वो खुद ब खुद ऊपर आ जाती है। कोई 10% के करीब ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर संजीदा या पेचीदा नोयत की बीमारी हो सकती है। अच्छा, इस बीमारी के अंदर ये होता है कि जो हमारे जिस्म में खून की नालियां हैं वो रिसना शुरू कर देती हैं। तो जो खून के अंदर खुलिये हैं वो तो खून की नालियों में ही रहते हैं, मगर जो आप समझें कि पानी है या प्लाज्मा है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। तो जब ये प्लाज्मा बाहर आता है, ये फिर फेफड़ों के गिर्द और पेट के अंदर ये पानी जो है ये आना शुरू हो जाता है। तो चूंकि खून में पानी की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर खून की गर्दिश आहिस्ता हो जाती है, और फिर ये कुछ लोग शॉक में जा सकते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर का बहुत कम हो जाना। तो ये वो किस्म है जो कि जरा खतरनाक होती है। तो ये होती तो कोई 10% या उससे कम लोगों के अंदर होती है, मगर ये वो किस्म है जिसके लिए हमारा कंसर्न होता है। तो अगर आप ये देखें कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसकी दिल की धड़कन ज्यादा तेज हो रही है, उठते बैठते चक्कर आ रहे हैं, मतली उल्टी ऐसी है जो ठीक ही नहीं हो रही और वो कुछ ले भी नहीं पा रहा, या ऐसा लग रहा है कि कॉन्शियस लेवल या होश जो है वो पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर रहा, या खुदा न खास्ता खून बहुत ज्यादा आ रहा है, पेशाब के अंदर खून आ रहा है, खून की उल्टी आ रही है, तो ये वो चीजें हैं। और अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, या जो ऊपर और नीचे का ब्लड प्रेशर है उसका फर्क कम होता जा रहा है। मिसाल के तौर पे आमतौर पे अगर आप देखें तो 120/80 ब्लड प्रेशर होता है लोगों में, यानी जो फर्क है वो 40 का फर्क है। लेकिन अगर ये फर्क 30 या उससे कम पे आ जाए तो ये भी एक खतरे की घंटी है कि ये शायद पेचीदा नोयत की बीमारी। ठीक है। एग्जाम भी आपने बताई कि 2 तरह की हो सकती है, एक बहुत सीरियस और एक इनिशियल जो आपने बताई। सर, बातें तो बहुत सी हैं करने वाली, लेकिन जैसे कि आपको पता है वक्त की कमी रहती है, तो जितना आपने बता दिया फिलहाल उससे ही रहनुमाई लेते हैं। वंस अगेन हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहे डॉक्टर जमान खान साहब, मेंबर डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप, हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जो कि जनरल फिजिशियन हैं और सर्व कर रहे हैं पुलिस लाइंस में। इनको वेलकम करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी जनाब। जो डेंगू बुखार के हवाले से हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं, ये फरमाइएगा कि इस बुखार में और आम बुखार में जो नॉर्मली फ़र्क होता है वो क्या होता है, ताकि आगाही मिल जाए। बेसिकली डेंगू बुखार जो है एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम डेंगू वायरस है जी। ये आम तौर पे जो हमारे पास मच्छर है वो खास किस्म का मच्छर होता है जिसको एनोफिलीज कहते हैं, उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है जी। मिसाल के तौर पे एक बंदे को अगर डेंगू फीवर है तो वो मच्छर उसको काटेगा, वहां से जरासीम उस मच्छर के अंदर जाएंगे, वो वायरस
ज्यादा जो मच्छर है अगर वो किसी और बंदे को काटेगा तो वो उसमें वायरस जाकर फैल जाएगा। जी। बेसिकली डेंगू का जो बुखार है वो इंसान में यकदम होता है 101, 102, 103, और ये इस तरह का होता है कि लगता है कि इंसान को किसी ने मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ दी हैं। जी। ठीक है, इसको कहते हैं ब्रेक बोन डिजीज। और इसके साथ साथ बुखार के साथ जिस्म में शदीद किस्म का दर्द होता है, सर में दर्द हो सकता है, इवन के इंसान को ऐसे लगता है कि उसको देखने सुनने सलाहियत भी खत्म हो सकती है। इसके साथ साथ जिस्म में ये होता है कि इनकी वजह से लूज मोशन भी हो सकते हैं, डायरिया भी हो सकता है, इवन के वॉमिटिंग भी हो सकते हैं। जी। अगर ये बीमारी मजीद बढ़ जाए तो जिस्म के किसी हिस्से से खून आना शुरू हो सकता है, नाक से भी हो सकता है, मुंह से भी हो सकता है, पेशाब पखाने वाली जगह से भी हो सकता है। बेसिकली ये डेंगू फीवर है। अगर किसी को ये अलामत है तो वो फौरन अपने करीबी डॉक्टर या हॉस्पिटल से रब्ता करे। जी ठीक है। अच्छा सर, ये फरमाएगा जो डेंगू बुखार है इसकी कोई इकसाम भी है मुख्तलिफ तरह की, और इसमें स्टेजेस भी हैं डिफरेंट? जी जी, इसमें मुख्तलिफ किस्म की स्टेजेस हैं, अकसाम तो नहीं कह सकते, स्टेजेस हैं। स्टेजेस हैं, ठीक है। इसमें एक सिंपल डेंगू होता है, एक डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, और एक डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। बेसिकली सिंपल जो डेंगू होता है उसमें जस्ट बुखार होता है, और जिस्म में बाकी जो दर्दें होती हैं, सर दर्द भी हो सकता है, जिस्म के किसी हिस्से में और भी दर्द हो सकता है, उल्टियां आ सकती हैं, मतलियां आ सकती हैं। जो डेंगू हेमरेजिक होता है ये बेसिकली मिसनोमर है जी। इसमें ये नहीं होता कि इंसान के जिस्म से खून बहना शुरू हो जाता है। बेसिकली इंसान के अंदर मुख्तलिफ कैविटीज है। मिसाल के तौर पर दिल के इर्द गिर्द जो कैविटी है, आपके पेट में जो कैविटी है, या फेफड़ों के इर्द गिर्द कैविटी है, वहां आपका जो जिस्म के अंदर खून के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो लीक होके वहां आ जाता है, और इसको कहते हैं डेंगू हेमरेजिक जी फीवर या डेंगू लीक सिंड्रोम। ठीक है। अगर ये लीक इतना ज्यादा हो जाए कि इंसान का ब्लड प्रेशर कम हो जाए, इंसान के जो किडनी का मसला है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, मीन के यूरिन कम आना शुरू हो जाए, तो इसको कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। बेसिकली डेंगू लीक और डेंगू शॉक सिंड्रोम ही एक डेंजरस कंडीशन है। सिंपल डेंगू इतना डेंजरस नहीं होता। ठीक है। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि एक शख्स को अगर पहले डेंगू हो चुका है उसको दोबारा भी हो सकता है, और इसकी स्टेजेस फिर बढ़ती जाएंगी, और कितनी दफा कोई भी पेशेंट इफेक्ट हो सकता है इससे रिकवरी के बाद? बेसिकली जो डेंगू जो वायरस है उसमें 3 या 4 उसकी सीरोटाइप है जी। अगर एक से उसको इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा उससे नहीं होगा, किसी और से हो सकता है। अगर हुआ तो वो पहले से ज्यादा डेंजरस होता है। और पहले मैंने आपको बताया है कि जो डेंगू फीवर है वो खतरनाक नहीं है। इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है डेंगू लीक या डेंगू हेमरेजिक फीवर, अल्टीमेटली डेंगू शॉक सिंड्रोम, वो बेसिकली डेंजरस है। तो इसमें ऑलमोस्ट जो है 90-95% जो है ना वो रिकवर कर जाते हैं। ओनली 5 to 10% का चांस होता है कि वो डेंगू शॉक में चले जाए। बेसिकली ये है। इसलिए जो 4 दिन से लेकर 7 दिन का जो बुखार का दौरानी होता है ये क्रिटिकल फेज होती है। इसके दौरान मरीज को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। अदरवाइज जस्ट हम कहते हैं कि आप सिंपल पैनाडॉल लें, पानी का इस्तेमाल आप ज्यादा करें, और डेली खून का टेस्ट कराते रहें। अगर उसके अंदर खून की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, जिसको HCT हेमोक्रेट कहते हैं, या वो कम हो जाए, उसकी एक वैल्यू है, अगर वो 40 से नीचे चला जाए या 50 से ऊपर चला जाए तो वो डेंजरस होता है। और जो खून के खुलिये, जिसको सफेद खुलिये कहते हैं, प्लेटलेट काउंट, अगर वो 50 से नीचे चले जाए तो वो डेंजरस होता है। इस शक्ल में पेशेंट को हम कहते हैं कि आप हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन हो जाए, और मीनवाइल उसकी हम टेस्ट भी कराते रहते हैं। उसके बाकी जो दर्जा हरारत है, ब्लड प्रेशर है, दिल का जो रफ्तार है वो चेक करते रहते हैं। देखते तो नहीं है कि ये कहीं जो खतरनाक स्टेज है डेंगू शॉक सिंड्रोम में तो नहीं जा रहा, उसके फिर अलग ट्रीटमेंट है। उसके लिए पेशेंट को ICU में या HDU में एडमिट होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो ये कहते हैं, इसका मतलब है आपकी इस गुफ्तगू के बाद वो अक्सर गलत है कि मुझे एक दफ़ा डेंगू हो चुका है दोबारा नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बात है, बल्कि ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। जी जी, ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अगर दोबारा हुआ तो पहले से ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अच्छा सर, ये बताइए, टाइम इम्यूनिटी नहीं है इसके अंदर। जी
ठीक है। अच्छा सर, ये फरमाइए कि जो डेंगू बुखार है इसकी वजूहात क्या हैं? एक तो हमें ये पता चलता है कि जो मच्छर है वो काटता है, और इसके असबाब क्या हैं? और क्या सिर्फ यही बात है कि मच्छर ने काट लिया और पानी की पॉकेट्स हमने इर्द गिर्द जो थी उनके बारे में केयर नहीं की, बड़े दिनों तक पानी खड़ा रहा? मेन कैरियर तो मच्छर है जी। मच्छर आपको पता है कि ये फ्रेश पानी में पाया जाता है जी। ये गंदे पानी में नहीं पाया जाता। जहीं कहीं भी फ्रेश पानी खड़ा होगा जो किसी भी शक्ल में हो तो वहाँ ये मच्छर की अफजाइश नस्ल हो सकती है जी। अगर यही मच्छर किसी ऐसे इंसान को काटता है जिसके अंदर डेंगू का वायरस है तो वो उसके अंदर चला जाएगा, वहां उसकी नशोनुमा होगी, और यही इन्फेक्टेड मच्छर जो है अगर किसी और इंसान को काट देता है तो ये उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी। अच्छा सर, और कोई वजूहात है नहीं है, यही मच्छर का काटना है। इसलिए हम कहते हैं कि ये मच्छर जो है सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग और शाम को मगरिब के टाइम ही निकलता है, दिन को नहीं निकलता। इसलिए लोगों को यही ताकीद की जाती है तो आप अर्ली मॉर्निंग और शाम के वक्त अपने आप को ठाम पे रखें और कोशिश करें जहां मच्छर की परवरिश ज्यादा है वहां ना जाए, जैसे बागात हो गए, पार्क हो गए, या ऐसी चीजें जहां फ्रेश पानी पाया जाता है। हमारे इर्द गिर्द फ्रेश पानी वाली चीजें हो सकती हैं, जैसे लोगों ने बाज़ औक़ात जो है परिंदे रखे होते हैं, बाज़ औक़ात गमले रखे होते हैं उसके अंदर पानी होता है, बाज़ औक़ात जो आपका एयर कूलर समथिंग है उसके अंदर पानी होता है। तो ये कोशिश करें वहां से पानी को खुश्क रखा करें या डेली चेंज किया करें। ठीक है। अच्छा, एक चीज बड़ी जबरदस्त आपने की, जो आपके पेट्स हैं उनके जो पॉट हैं जो खाने के, उनमें पानी पड़ा ना रहने दें। अगर वो आपने दिया है तो कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने यूज कर लिया तो उसको फेंक दें, उसको एम्प्टी रखें या डेली उसको चेंज करते रहें, ये भी ठीक है जी। एम्प्टी और डेली चेंज करते रहें ताकि फ्रेश पानी आए, और पहले ऑलरेडी कोई इन्फेक्टेड वहां पे मच्छर का अगर कोई मल्टीप्लिकेशन है तो वो तो यानी अखराज हो जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बड़ी अहम है कि हम लोग डेंगू का नाम सुनते ही एकदम दहशत में आ जाते हैं, एक खौफ सा तारी होता है कि बहुत खतरनाक है, लेकिन हम क्योर या हम प्रिकॉशन पहले नहीं लेते या एहतियाती तदाबीर नहीं करते, इस बारे में भी रहनुमाई फरमाइए। बेसिकली डेंजरस इतनी ज्यादा डिजीज नहीं है, इसकी प्रिवेंशन हो सकती है जी, और प्रिवेंशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर इन केस किसी आपके इर्द गिर्द आपके रिलेटिव को अगर कोई आजकल खासकर बुखार हो रहा है जिसमें आपकी अलामत है बुखार के साथ मतली जिस्म में दर्दें और उल्टी मोशन हो रहे हैं तो उसको फौरन करीबी डॉक्टर के पास ले जाए। ठीक है। अगर आप टाइम पे पहुंच जाते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं, तो ये खतरनाक नहीं है जी। ये ओनली मैंने आपको बताया है कि 5 to 10% बाद का लोगों में ये होता है कि वो नेक्स्ट स्टेज डेंजरस स्टेज में चले जाते हैं। अदरवाइज लोग जो है विद इन 5 to 7 डेज जो है ना वो रिकवर कर जाते हैं। बेसिकली जो टाइम 4 दिन से लेकर 7 दिन का बुखार का दौरानिया है ये डेंजरस होता है, इसके अंदर अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं। ठीक है। और वैसे भी अदरवाइज सिंपल ये है कि आप पैनाडॉल लें, एक गोली हर 4 से 6 घंटे बाद, और पानी का खासकर ORS का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा मिकदार में करें। अच्छा सर, जो लिक्विड्स है लोग बहुत ज्यादा खुराक का इसमें फिर देखने लग जाते हैं कि लेमन और एप्पल जूस और इस तरह की चीजें ज्यादा लेनी शुरू कर देते हैं, इस बारे में भी रहनुमाई दीजिए। जी, एज सच किसी कोई खास स्पेसिफिक खुराक कोई प्रूवन इफेक्ट नहीं है जी। बेसिकली हम देखते हैं कि कहीं एक जब बुखार होता है तो जिस्म के अंदर वैसे भी पानी का इखराज बढ़ जाता है। जब पानी का इखराज बढ़ता है तो आपके जिस्म के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है लाइक दिल हो गया, गुर्दे हो गए और दिमाग हो गया, उनको खून की सप्लाई कम ना हो जाए जी। उसके लिए हम कहते हैं कि आप पानी के अंदर ORS मिला के यही इस्तेमाल करें। कोई स्पेशल फल या फ्रूट खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग आजकल पपीता के दरख्त आपने सुना होगा उसके पत्ते यूज करने शुरू कर दिए, इवन उससे डायरिया हो जाता है, वो ज्यादा वर्सन कर देता है। इसलिए सिंपल ORS ले और दिन में ज्यादा से मैक्सिमम पी सके जितना आप पी सकते हैं। ठीक है। लिक्विड इनटेक के बारे में आप कह रहे हैं कि ज्यादा रखें। ठीक है डॉक्टर। स्टेज अगर वो लीक में चला गया तो फिर अंडर ऑब्जर्वेशन इन हॉस्पिटल में होना चाहिए जी। ठीक, बाकायदा उसका इनटेक आउटपुट का रिकॉर्ड रखा जाता है, कितना फ्लूइड देना है कितना नहीं देना। जी जी, दैट मेक सेंस कि अगर स्वेयर हो गई है कंडीशन तो फिर अंडर ऑब्जर्वेशन जाना बहुत जरूरी हो जाता है। अंडर ऑब्जर्वेशन जैसे डॉक्टर बताएगा वैसे इस्तेमाल करना, फिर नहीं करना कि आप ओवर यूज ऑफ फ्लूइड करें जी। ये ना हो कि वो फ्लूइड बाहर ही जाता रहे, आपका दिल भी उससे बैठ जाए, आपके गुर्दे भी बैठ जाए, आपके जिस्म में पानी इकट्ठा हो जाए। ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू।
थैंक यू, प्लेयर हैविंग यू। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, और जनरल प्रैक्टिशनर हैं, पुलिस लाइंस में सर्व कर रहे हैं, उन्हें अपना वक्त दिया। इनके साथ साथ डॉक्टर जमान खान साहब, मेंबर डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप, भी हमारे साथ मौजूद रहे और उन्होंने भी हमें रहनुमाई फरमाई। कहने की बात जो आपसे ज़रूरी है वो ये है कि एहतियात सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हम अगर कर लें तो किसी भी बीमारी से बचने के लिए या उसके बाद इलाज के लिए उससे कहीं बेहतर है कि आप एहतियात करें। और डेंगू के लिए ख़ास तौर पे हमें एहतियात करनी है वो पॉकेट्स जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, फ्रेश वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, और जो ड्रेन ऐसे हैं जो कि खुले हुए हैं उनको कवर रखें। आप जैसा अभी डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने, कि जो आपने पेट्स घर में रखे हैं या परिंदे रखे हैं उनके पॉट में आप पानी डालते हैं तो वो डेली फ्रेश वाटर डालते रहें, या उनके यूज़ के बाद आप वो पानी फेंक दें, उनको एम्प्टी रखें। ये भी एक पॉकेट हो सकती है। किचन में हमारी माएँ बहनें जो पानी स्टोर करती हैं उनको कवर रखें। जो बाथरूम हैं, टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, वहाँ पे पानी स्टोर करते हैं उनको कवर रखें। और ऐसी बहुत सी जगहें जहाँ पे आपको लगता है कि पानी स्टोर हो सकता है, उन पॉकेट्स को खाली रखें या जो आपने स्टोर किया उसको कवर रखें। इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।